नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मेरे साथ आप देख रहे हैं विंडो में भाऊ तोरसेकर जी। भाऊ तोरसेकर साहब हमारे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हम अक्सर जब भी जिस मुद्दे पर बात करते हैं तो कुछ नया सीखते हैं। दर्शक तो सीखते ही हैं, हम लोग भी नई तरीके से खबरों को देखने का नजरिया हासिल करते हैं। भाऊ, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर न्यूज पॉइंट पर। नमस्कार। भाऊ, आज हम लोग चूंकि नव वर्ष की शुरुआत भी है और ऐसे समय में जब मुंबई पर सबकी निगाहें हैं, अब भले ही लोगों की नजर में मुंबई वो शहर नहीं हो, लेकिन आज भी पूरे महाराष्ट्र की राजनीति हम मुंबई से समझने की कोशिश करते हैं अक्सर। लेकिन बीएमसी अलग दिखती है और महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा अलग दिखती है। अब क्या माहौल है? ये 25 साल से लगातार एक किला शिवसेना अगर कुछ भी है तो मुंबई शिवसेना का है, ये माना जाता था। महाराष्ट्र की राजनीति में उतर चढ़ाव, विधानसभा लोकसभा इन सब में उतार चढ़ाव होते रहे, लेकिन इसमें नहीं होता। अब क्या लग रहा है आपसे? देखो, एक बात है, वो आप हिंदी में कहते हो ना, लौट के बुद्धू घर को आए। जहां से शिवसेना की शुरुआत हो गई है पिता के समय में, वहां उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को लौट कर लाया है। 68 में जब पहली बार शिवसेना चुनाव में उतरी थी, तब एक महत्वाकांक्षा थी, एम्बिशन थी कि मुंबई का महापौर हमारा मराठी होना चाहिए, है ना। शिवसेना का होना चाहिए, मराठी होना चाहिए। वैसे तो हुआ भी मराठी था, रविंद्र कुलकर्णी उसका नाम था। बात यह है कि 68 में शिवसेना लड़ी पहली बार चुनाव, और उसके बाद सत्ता मिली इनको तो 85 में मिली, यानी कम से कम 17-18 साल बाद, और स्थापना के 20 साल बाद, 19 साल बाद। तो वो कहां से मिली थी, ये देखकर अगर आपकी पूर्व पीठिका आपको देखनी पड़ती है। आप कौन थे? आप जब अपने आप को भूल जाते हो, देखो, हम भाऊ तोरसेकर आपने बोला, तो भाऊ तोरसेकर मतलब क्या है? 78 साल जो इंसान जिया है उसकी यादें होती है, वो भाऊ तोरसेकर होता है। अगर वो डिलीट कर दिए जाए मेरी मेमोरी में, मेरी जो यादें हैं, तो ना मैं अपने बीवी को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, ना धीरेन्द्र पुंडीर को पहचानूंगा, क्योंकि मैं खुद को ही नहीं जानता। तो मेरी पहचान क्या होती है? मेरी पहचान वो होती है कि ये मेरे दोस्त है, ये मेरे पहचान है, ये मेरे कलीग है, ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरा घर है, ये दीवार है, उस पर ये फोटो टंगा इसका है। ये सब पहचान, यादें होती है। अगर आप वही डिलीट कर दोगे तो आप भूल जाते हो आप कौन हो, और दूसरों को याद दिलाना पड़ता है कि भाई तुम तो वो हो। अगर उद्धव ठाकरे भूल गए कि वो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, और अगर बाला साहब की विरासत लेके आगे चलना चाहते, तो बाला साहब ठाकरे की जो पब्लिक लाइफ में विरासत थे वो मराठी और हिंदुत्व की थी। हिंदुत्व की अस्मिता, मराठी की अस्मिता। अगर आपने वही डिलीट कर दी है, तो बाकी उद्धव ठाकरे में बचा क्या है? ठाकरे ब्रांड में बचा क्या है? एक लेबल लगाने से कुछ भी नहीं होता। आप किसी भी सामान पर टाटा लगा दो, इसके लिए वो टाटा की क्वालिटी का नहीं होता ना। तो लेबल और ब्रांड, उसमें फर्क होता है। ब्रांड में क्वालिटी होना जरूरी होता है। और आज मैं मानता हूं कि ये इतनी छटपटाहट में है क्योंकि उनको पता है कि पिछले 25 साल से जो मुंबई कॉरपोरेशन अपने हाथ में था, वो अब निकल चुका है, फिसल चुका है। और इसके डर से जो जो कुछ करना है करेंगे। फिर कांग्रेस के साथ चले गए, अब राज ठाकरे को साथ में लेते, कांग्रेस नहीं आई तो बोलते चलो कांग्रेस नहीं तो नहीं, राज के साथ चलेंगे। तो 20 साल अपने दुश्मनी क्यों की? राज ठाकरे तो शिवसेना में ही थे ना, और उद्धव ठाकरे से पहले राज ठाकरे शिवसेना में थे। शिवसेना का जो स्टूडेंट विंग है, विद्यार्थी सेना, उसके अध्यक्ष थे राज ठाकरे, जब उद्धव ठाकरे खुद शिवसेना में कुछ भी नहीं थे। तो राज ठाकरे को बाहर क्यों जाना पड़ा?
97 98 के बाद उद्धव ठाकरे शिवसेना में आकर डायरेक्ट कार्याध्यक्ष बने और इन्होंने राज ठाकरे को, अपने चचेरे भाई को इतना परेशान किया कि अगले 7 साल में उनको शिवसेना से बाहर निकलकर अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ी। तो उस वक्त आप अलग क्यों हुए? हाँ, महाराष्ट्र हित की कोई बात नहीं थी, अलग होने में महाराष्ट्र हित था और आज जुड़ने में महाराष्ट्र हित है। आप जो बोलते हो कि महाराष्ट्र की भलाई के लिए, मुंबई के भलाई के लिए दो ठाकरे बंधु इकट्ठा हुए, तो मुंबई को बिगाड़ने के लिए अलग हुए थे, महाराष्ट्र का नुकसान करने के लिए अलग हुए थे। किसी एक माई के लाल पत्रकार को उनको पूछना चाहिए कि भाई आप अलग क्यों हुए थे, उसमें महाराष्ट्र का क्या भला था ये पहले बताओ, फिर साथ आने में क्या भला है बाद में सोचेंगे। तो कहने का मतलब है आप विरासत यानी मुंबई आप प्रॉपर्टी मानते हो, इसके लिए इकट्ठा हुए और उस पर भी भरोसा नहीं है इकट्ठा होकर जीतेंगे। वो जो फिल्म थी, क्या बोलते हैं उसको, विक्टोरिया 203, और प्राण और अशोक कुमार उसमें बुढ़े लोग हीरो थे, हाँ मेन थे, वो गाना गाते हैं, दो बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे, बिन ताले की चाबी लेकर फिरते मारे मारे। इनकी हालत वो है। इनको लगता है कि मराठी अस्मिता की चाबी लगेगी और बीएमसी का दरवाजा खुलेगा, तिजोरी का ताला खुलेगा, लेकिन वो चाबी है कहाँ? चाबी आपके हाथ में, लेकिन क्या उस ताले को लगने वाली है? तो मराठी अस्मिता इन्होंने समझा कि ये चाबी हाथ में है, बीएमसी की चाबी हमारे हाथ में है। तो आपको चाबी लगने से तिजोरी खोलनी है, उसमें महाराष्ट्र या मुंबई का भला क्या है, इसका जवाब देना पड़ेगा जी। और दूसरी बात मैं मानता हूं, आज मैंने आपको इस पर बात करने के लिए क्यों कहा है कि जितनी चर्चा मीडिया में चल रही है, एक लोग भूल गए कि शिवसेना को नई संजीवनी मिलेगी, पुनरुज्जीवित होगी, क्योंकि ये रेफरेंस देते कि 1985 में शिवसेना पुनरुज्जीवित हुई, 66 और 68 के बाद शिवसेना पुनरुज्जीवित हुई। बीच में इमरजेंसी थी, बहुत सारा था, जनता पार्टी फंसी थी, इंदिरा गांधी वापस आई थी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसमें वो जो राजनीति की उथल पुथल चल रही थी, तो मुंबई और ठाणे में सीमित जो शिवसेना थी वो मानो इतनी कमजोर, अधमरी हो गई थी। उनके 20 तक कॉरपोरेटर नहीं थे मुंबई में। तो अचानक से 1985 में एक हाथ में 74 या कुछ कॉरपोरेटर बने और जो निर्दलीय थे उनके साथ इन्होंने सत्ता कब्जा की और वहां से लगातार शिवसेना का झंडा मुंबई पर लहराता रहा। तो वो जो समय था और आज की तुलना करना गलत है। आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना मुंबई में दुबली है, लेकिन पूरी इकट्ठा तो नहीं है, उसके 3 गुट है, एकनाथ शिंदे है, राज ठाकरे है और उद्धव ठाकरे है। उस वक्त की शिवसेना एक गठ्ठा थी, एकजुट थी, लेकिन वो जब निकली उसके लिए बाला साहब ने जो गेम खेला है वो राज ठाकरे को पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि राज ठाकरे शायद बाला साहब का 1980 का गेम खेल रहे जी। और इसकी चर्चा तक नहीं कोई कर रहा है। शायद आज की जनरेशन के पत्रकार है, उनको 1980 की पॉलिटिक्स मालूम ही नहीं है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ही मालूम नहीं है कि शिवसेना कहां से कहां तक पहुंची। 80 से लेकर 85 में सत्ता काबिज करते वक्त शिवसेना बीच में विधानसभा कांग्रेस के साथ गई थी, बीजेपी के साथ आई थी, फिर अकेले लड़ी, वगैरह वगैरह बहुत सारा है, इसका जिक्र तक कहीं नहीं है। तो 85 में रिवाइव हो गई तो क्यों हो गई है कैसे बताएंगे? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद राज ठाकरे ने उसका अभ्यास किया होगा
और जिस ढंग से कांग्रेस की मदद लेकर, बीजेपी की मदद लेकर शिवसेना का रिवाइवल बाला साहब ने किया था, उसी ढंग से मुझे लगता है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की मदद लेकर मन से एमएनएस रिवाइव करने निकले, ना कि शिवसेना को पुनरुज्जीवित करने के लिए आए। भाऊ, आपको लगता है कि ये जो मनसे है, इसका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो उस तरह से खड़ा हो सकेगा जैसे बाला साहेब जैसे चमत्कारिक उस समय राजनीतिक तौर पर जिनका बहुत बड़ा एक ऑरा था, और उन्होंने कभी वो तो दिखाया नहीं कि खुद वो कोई भी पोजीशन पर लेते हो, लेकिन आपको लगता है कि ये जो पूरी राजनीति वो रिवाइवल कैसे हुआ था, जरा दर्शक वो भी जानना चाहेंगे, क्योंकि उसके बारे में यहाँ के दर्शकों को भी कम ही जानकारी होगी, पत्रकारों को तो कम है ही, कि 80 से 85 के बीच में उन्होंने कैसे मतलब मदद ली, कांग्रेस से कैसे मदद ली, और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि राज ठाकरे उसी तरह से आगे बढ़ेंगे? देखो, 75 में जब इमरजेंसी लगी तो शिवसेना उसके खिलाफ खड़ी नहीं हुई, इसलिए बदनाम हो गई। और जब आगे चलकर इमरजेंसी हटी तो ये भी इंदिरा वाले हैं, इंदिरा भक्त है, ऐसी इनकी अवहेलना की गई। और इसलिए जनता पार्टी का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें शिवसेना एकदम बैकफुट ने पीछे ढकेली गई। इसलिए उस वक्त 78 में जो कॉरपोरेशन के चुनाव हो गए तो शिवसेना जो 40 पर पहले थी, 42-40, वहां से घटकर 20 तक नीचे आ गई। और विधानसभा वगैरह तो हालत थी बुरी। 80 में जब फिर से इंदिरा जी आ गई और विधानसभा में शरद पवार भी अलग हुए थे कांग्रेस से, और शरद पवार ने पूरे अपोजिशन का एक क्या बोलते पुलोत नाम की जो गठबंधन बनाया था, उसमें शिवसेना नहीं थी, नहीं लिया गया था। तो हर जगह से ठुकराई गई शिवसेना थी, थक चुके थे शिवसैनी। जब सेना आपकी थक जाती है तो उसको कुछ विश्राम देना, रिकवर होने के लिए, रिचार्ज होने के लिए टाइम देना जरूरी होता है। तो बाला साहब ने समझा कि 2080 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने पॉइंट ब्लैंक 2080 के विधानसभा चुनाव में बिना शर्त पॉइंट ब्लैंक सपोर्ट दे दिया कांग्रेस को, और उसके बदले में 2 उधार के एमएलसी मांगे। तो अंतुले मुख्यमंत्री बने। अंतुले से इनका जो करार हो गया था, एग्रीमेंट हो गया था, उसके कारण 2080 में कांग्रेस का सरकार आ गया। कांग्रेस को बड़ा भारी बहुमत मिला 200 के आसपास या कुछ ऐसा। तो वामनराव महाडिक और प्रमोद नवलकर, इन दोनों को बाला साहब ने कांग्रेस के कोटे से एमएलसी बनाया था, लेकिन 2 एमएलसी तो बन गए, कोई एमएलए था नहीं। कारपोरेटर तो 15-20 थे। तो इनके आधार पर संगठन का पुनरुज्जीवन करना शुरू कर दिया। और 84 आते आते शिवसेना ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया लोकसभा में, और बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर शिवसेना के 2 कैंडिडेट वामनराव महाडिक और मनोहर जोशी चुनाव लड़े थे, हार गए। उसके बाद विधानसभा चुनाव 3 महीने में हो गए, लेकिन अब शिवसेना का कार्यकर्ता खड़ा हो रहा था। लेकिन उस चुनाव में भी इतनी बुरी हालत थी कि विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में शिवसेना को जो गढ़ माना जाता है, सेंट्रल मुंबई मिल एरिया जो था, वहां दत्ता सामंत उभर कर आए थे और इन्होंने शिवसेना का सफाया कर दिया था। और वहां दत्ता सामंत के 3 एमएलए आए थे, शिवसेना के नहीं आए। एमपी दत्ता सामंत बने थे। तो लोकसभा विधानसभा में शिवसेना का सुपड़ा साफ हुआ था, और इनको कोई साथ लेने को राजी नहीं था, ना शरद पवार, ना कोई जनता दल वगैरह वगैरह। तो बाला साहब गुस्से में आ गए, बोले ठीक है, जितने हमारे वार्ड में शाखा प्रमुख है, हर शाखा प्रमुख को कैंडिडेट कर देते। और वो चुनाव उनको 74 कारपोरेटर आ गए, अकेले के हाथ में
निर्दलियों के साथ लेकर उन्होंने, लेकिन उसके लिए उन्होंने 5 साल अपने लड़ने वाली सेना जो थी, कार्यकर्ता था, शिवसैनिक था, उसको विश्राम दिया था, रिचार्ज होने का समय दिया था। सिर्फ चुनाव के लिए उनको कष्ट नहीं दिए थे। तो जो वो गेम खेले थे, और देखो 80 में कांग्रेस के कोटे से 2 एमएलसी लाना, और 15 साल में 95 में महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर शिवसेना का बना। जब बीएमसी हाथ में आ गई तो एक नई जनरेशन आगे आई थी। नारायण राणे, दिवाकर रावते वगैरह जो है, वो सेकंड जनरेशन लीडरशिप है शिवसेना, और वो महाराष्ट्र के गांव गांव में घूमने लगे, और देखते देखते शिवसेना फैलती गई। तो आज अगर उद्धव ठाकरे का साथ लेकर, इनके पास, राज के पास एक भी कारपोरेटर नहीं है, एक भी एमएलए नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर उद्धव ठाकरे का साथ देकर, जैसे लोकसभा में कांग्रेस को, कभी बीजेपी को राज ठाकरे ने भी सपोर्ट किया, जैसे बाला साहब ने किया था। अब कॉरपोरेशन के चुनाव में राज ठाकरे अगर उद्धव के साथ जाकर, कम सीटें हैं, कुछ 80 या 80 के आसपास सीटें राज ठाकरे लड़ रहे, लेकिन उद्धव के साथ जाकर अगर 15 या 20 कारपोरेटर भी चुनकर आते हैं तो एक तगड़ा गुट बन जाता है, और वो 20 कारपोरेटर अपने जो साथी और वार्डों में फैले, उनके भी काम करके संगठन खड़ा कर सकते हैं, जैसा उस समय बाला साहब ने किया था, 2 एमएलसी साथ लेकर। तो ये समझना जरूरी होता है। हाँ, राज ठाकरे का फायदा होगा, उद्धव ठाकरे का नहीं होगा। जैसे कांग्रेस का सपोर्ट लेकर शिवसेना रिवाइव हो गई, लेकिन कांग्रेस खत्म हो गई, तो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ जाकर राज ठाकरे का यानी एमएनएस का रिवाइव हो सकता है, उद्धव ठाकरे का मुझे नहीं लगता होगा। और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुद्दा है। अच्छा, बाकी इस बार तो भाऊ सभी तो सारे तो संगठन ही टूट गए। बीजेपी ने ये तय किया कि भाई मैं अलग ही देखेंगे, हालांकि उन्होंने फिर शिंदे को साथ लिया, और अपने आप वो इतनी सीटों पर लड़ रहे हैं, कांग्रेस अपने दम से, माफ कीजिएगा बीजेपी, कि वो अगर बहुमत से आ भी सकती है, 174 सीटों पर है, 90 सीटें शिंदे को देकर, यानी, और लेकिन इससे गठबंधन से उन्होंने एनसीपी को बाहर रखा, यानी अजीत पवार ग्रुप को। तो ये पूरी रणनीति क्या है? उसी तरह हम सामने देख रहे हैं कांग्रेस, वो भी रणनीति है। देखो, सत्ता में, राज्य की सत्ता में तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठी है जी, लेकिन मुंबई बीएमसी के चुनाव में अजीत दादा को साथ नहीं लिया है। तो यहां सब नाचने लगे, अरे यूटी फुटली, यूटी टूटी। नहीं, ये रणनीति है, रणनीति है। क्योंकि नवाब मलिक मुंबई में एनसीपी का नेता है, उसकी बेटी यूटी से ही सपोर्ट से एमएलए बनी है, लेकिन नवाब मलिक को टिकट देने से आक्षेप लिया था, तो अजीत दादा ने नवाब मलिक को टिकट नहीं दिया। लेकिन नवाब मलिक जिस अणुशक्ति नगर से चुनकर आते थे, वहां से उनकी बेटी यूटी की उम्मीदवार बनकर चुनकर आई, और उसके बगल में शिवाजी नगर गोवंडी, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है विधानसभा की, वहां नवाब मलिक निर्दलीय लड़े अबू आजमी के खिलाफ। तो उनका एक दूसरे से सटे हुए मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां नवाब मलिक को मानने वाला कुछ 5-6 लाख का लोक संख्या है। अब वो जो लोक संख्या है, वो तो बीजेपी को वोट नहीं देगी, वो तो शिवसेना को वोट नहीं देगी। लेकिन अगर ये चुपचाप बैठे तो वो उद्धव, कांग्रेस, दूसरों के साथ जा सकती है, प्रकाश अंबेडकर के साथ जा सकती है। तो कांग्रेस की तरफ या उद्धव की तरफ वो मुस्लिम वोटर ना जाए, तो इसमें यूटी का तो नुकसान नहीं है, नुकसान उद्धव का होगा, क्योंकि वो वोट शायद उनको मिल सकते हैं अगर नवाब मलिक अपने कैंडिडेट एनसीपी करके खड़े करते हैं, तो वो यूटी के खाते में आने वाले नहीं है। लेकिन
उद्धव या कांग्रेस के खाते में भी नहीं जाएंगे, यानी उनके वोट काटे जाएंगे। तो ये रणनीति है जो हमको मिलने वाले ही नहीं, लेकिन शायद तुमको मिलने वाले हैं, उसको काटना, इसको रणनीति बोलते हैं, ना का युति का, अलायंस का टूटना बोलते हैं, इसलिए वो रणनीति है। अब पूना में देखो, पूना में अजीत दादा की पार्टी और बीजेपी शिंदे एक दूसरे के आमने सामने, साथ तो साथ छोड़ो, एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। अब एक दूसरे के खिलाफ लड़ने का मतलब जानते हो, तीसरे के लिए जगह नहीं बचती। तीसरे के लिए जगह कहाँ है? ये एक होता है ना, बाय वन गेट वन फ्री, एक खरीदो दूसरा मुफ्त का मिलेगा, तो 50% आप क्यों नहीं देते? तो कहना ये होता है 100 रुपए की चीज 50 में ले लो, लेकिन 2 ले लो, यानी 50 रुपए बचेंगे, तो दूसरे दुकान में जाओगे तो दूसरे दुकान में नहीं जाना, यही खर्चा करना। तो पूरा जो पूना पिंपरी चिंचवड़ का सत्ता का या अपोजिशन का स्पेस है, वो महायुति के पास रहता है ना। वहां कांग्रेस, अगर अजीत दादा और बीजेपी और शिंदे साथ लड़ते पूना पिंपरी, तो जो अपोजिशन का स्पेस है उसमें थोड़ा बहुत तो इजाफा उद्धव कांग्रेस उनके लिए हो जाता है, तो उनके लिए स्पेस नहीं बचेगी, समझे? तो ये रणनीति के तहत है। बाद में चुनाव के नतीजे आने के बाद, अरे राज्य में साथ बैठे तो कॉरपोरेशन में भी साथ में बैठेंगे, क्या बात है? हमारे कारपोरेटर तुम्हारे कारपोरेटर मिलकर मिली जुली सरकार जैसा चलाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन इसमें बीच में सैंडविच बन जाता है उद्धव का, कांग्रेस का, शरद पवार गुट का, समझे? और यही जानकर शरद पवार ने पुणे और पिंपरी में अजीत दादा के साथ हाथ मिलाया है कि कांग्रेस उद्धव के साथ बैठकर सैंडविच में सिमट जाने के से अच्छा है कि अजीत दादा के साथ जाकर कुछ तो सीटें हमारे रहे। और इसमें पुणे पिंपरी में बेचारा उद्धव और क्या बोलते हैं कांग्रेस पूरी की पूरी सिमट जाएगी। तो अजीत दादा को कॉरपोरेशन चुनाव में अलग रखने का मतलब आप समझो, ये रणनीति है, ना कि अलायंस का टूटना है। तुम्हारे लिए जगह ही मत रखो, तो ये समझना जरूरी होता है। तो उसी तरह से, लेकिन जो कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी शरद चंद्र, वो मुझे लगता है कि वो जो तीनों हैं उनके अंदर जिस तरह का डिवीजन हुआ है, वो भी मैं एक मिनट बताऊं। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार का जो गुट था, वो क्यों अलग अलग टुकड़ों में हो गया? उसको ऐसा क्या लगा कि भाई अब साथ नहीं जाने का फायदा है, या बिल्कुल अलग, हम अलग हंस के क्या ले लेंगे? क्यों ऐसा लग रहा? बल्कि शिवसेना ने तो वो कांग्रेस ने तो नया एलाइज ही ढूंढ लिया, अंबेडकर साहब के बेटे के साथ चली गई। नहीं, उनको तो मुंबई में एक बात है कि कांग्रेस अपने को बचाना चाहते, अपना वोटर, अपनी वोट बैंक बचाना चाहते। देखो यूपी में कभी अखिलेश के साथ, कभी मायावती के साथ, बिहार में आरजेडी के साथ जाते जाते अपनी मुस्लिम दलित ओबीसी वोट बैंक जो थी वो कांग्रेस ने गंवाई। और जो उनके साथ गए, देखो जब सीटों का बंटवारा होता है तो कुछ चुनाव क्षेत्र में आपका चुनाव चिन्ह जाता तक नहीं। अब 20-25 साल से अगर इनका चुनाव चिन्ह बहुत सारे चुनाव क्षेत्र से गायब हो गया कांग्रेस का, तो उसका नुकसान आप देख रहे। अगर मुंबई में पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कारण मुस्लिम वोटर उद्धव ठाकरे के पास चला गया, शरद पवार के पास चला गया, तो अगर इस बार भी करेंगे तो वार्ड लेवल तक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गायब हो जाएगा। अगर एक बात है कि 227 कुछ वार्ड है, उसमें से समझो 40-50 वार्ड तक शिवसेना इनको सीट देगी,
लेकिन इसका मतलब 180 वार्ड में कम से कम इनका चुनाव चिन्ह ही गायब हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम वोटर नहीं पहचानेंगे किसका हाथ का पंजा है, ये गधे का या इंसान का है, लोग भूल जाते हैं आपका चुनाव चिन्ह। तो इसके लिए ये समझना जरूरी होता है कि जो हमारे दिमाग में ये टूटना चाहिए, बीजेपी हारनी चाहिए, बीजेपी का नाक कटना चाहिए, ये अगर दिमाग में होगा तो सामने हो रहा है उसकी सच्चाई नहीं समझ पाते। मुंबई में अजित दादा अलग रहने से शिवसेना, एकनाथ शिंदे और बीजेपी मजबूत हो जाती। पूना में अजित दादा अलग लड़ने से अपोजिशन का स्पेस खत्म हो जाता है, और वही तो रणनीति है। और इस पर बिल्कुल ध्यान मीडिया का नहीं गया है, ना अपोजिशन प्रवक्ताओं का गया है, इसलिए बीजेपी और आरएसएस में खुशी का माहौल है। आरएसएस बड़ी खुश है, ये लोग अभी तक आरएसएस की चर्चा तक नहीं कर रहे, जी जिसने हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार जितवा दिया बीजेपी को, इसकी चर्चा तक इस चुनाव में नहीं हो रही है। यानी इनको एनर्जी कहां से आती है बीजेपी, इसका ही पता नहीं। हाँ बोलेंगे इनके पास आरएसएस की पावर है, अरे तो वो पावर आपके पास नहीं है ना, तो चिंता उस पावर की करो। मोदी, शाह या देवेंद्र फडणवीस के चेहरे की चर्चा मत करो, लेकिन उस पर तो चर्चा नहीं हो रही है। अब चुनाव के बाद बोलेंगे बीजेपी के पास तो आरएसएस का चुनाव जीतने वाला मशीन है, तो पहले देखने को किसने रोका था? वो अभी मशीन नहीं बचा, वो बुलडोजर बन गया। अच्छा भाऊ, ये इस समय क्या स्थिति आपको लग रही है? ये तो हम लोगों ने अलग अलग चीजें, लेकिन आपको क्या दिख रहा है कि बीजेपी क्या पहली बार अपने आप को इस पोजीशन में, हालांकि पिछली बार तो 2 ही वार्डों का अंतर था जो लास्ट इलेक्शन हुआ था, शिवसेना उस समय तो शिवसेना बड़ी ताकत में आई थी, लेकिन इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि इस समय का समीकरण आप जो देख रहे हैं, आपने इतना गौर से देखा भी है, और आरएसएस की भी जो भूमिका है वो भी आप बता रहे हैं, वो क्या भूमिका निभा रही है, तो इस समय का समीकरण क्या रहने वाला है? चूंकि वोटिंग के बाद 15-16 को जब रिजल्ट खुलेगा, तो किसके चेहरे पे आपको मुस्कुराहट ज्यादा दिख रही है? नहीं देखो, पिछले चुनाव में ही 2017 में ही बाजी पलट गई थी। जो बीजेपी मुंबई में शिवसेना के साथ रह के या अलग लड़ गए, 2 बार अलग भी लड़े, 1992 में अलग लड़े थे कारपोरेशन में, 24-30 में रहती थी बीजेपी, वो अचानक 2017 में अलग से लड़ी और एकदम 82 तक आ गई, बीजेपी के लेवल पर आ गई, शिवसेना के लेवल पर आ गई, 84-82। हाँ जी। उससे पहले हमेशा मुंबई में कॉरपोरेशन की लड़ाई में कांग्रेस और शिवसेना इनकी टफ फाइट होती थी, कभी कांग्रेस आगे रहती थी, कभी शिवसेना आगे रही। 92 में शिवसेना आगे रही, अब अभी कांग्रेस आगे रही। तो अचानक 2017 में कांग्रेस 30 में सिमट गई, यानी जहां बीजेपी थी वहां कांग्रेस आ गई, और जहां कांग्रेस थी वहां बीजेपी पहुंच गई। तो इसका कारण समझना जरूरी है। इसका कारण ये है कि जो क्या बोलते हैं उसको, मुंबई में जो अमराठी वोटर था, बिगर मराठी वोटर था, वो पूरा का पूरा बीजेपी के साथ नहीं था। जो एंटी शिवसेना अमराठी वोटर था वो कांग्रेस के साथ चला जाता था। तो वो जब बीजेपी शिवसेना के खिलाफ लड़ रही है तो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के पास आ गया, और वो वही रहा है, पक्का हो गया है। और अमराठी का मतलब मुस्लिम वोट नहीं मैं मानता, जो गुजराती है, जैन है, सिंधी है, साउथ इंडियन है, जिनको राज ठाकरे पीटते हैं ऐसा बोला जाता है, वो पूरा का पूरा वोटर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए, और जो कुछ थोड़ा बचा है वो अभी और निकल आएगा। तो बीजेपी अच्छी पोजीशन में है, और मैं जब बोल रहा हूं मैं बता सकता हूं कि आज उसका जो उसकी वेरिफिकेशन था, जो कल तक पर्चे भरे गए, अब विड्रॉल के लिए 2 तारीख है,
लेकिन जो आज तक पर्चे कल भरे गए उसमें 2 जगह 3 जगह बीजेपी के कॉरपोरेटर्स बिन विरोध चुनकर आ गए। जिग्ना शाह करके मुंबई में वेस्ट मुंबई में है, वार्ड नंबर 15, उसके खिलाफ एक भी पर्चा नहीं है, इसलिए मानो वो चुनकर आई है, डिक्लेयर होना बाकी है, लड़ाई होगी नहीं, वोटिंग होगा ही नहीं। वैसे ही कल्याण डोंबिवली कॉरपोरेशन में एक नवरे नाम की महिला है और एक कुछ जाधव या चौधरी नाम की है। ये 3 महिला कॉरपोरेटर अविरोध चुनकर आई है, अनअपोज्ड। तो इससे आपको सिग्नल मिलता है कि क्या होने जा रहा है। अगर आप गिरने के लिए, हारने के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ अगर उद्धव, कांग्रेस वगैरह जो है वो एक कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सकते, तो बाकी बच्चे हैं वो आप क्या लड़ोगे? आप हारने के लिए आपके पास कैंडिडेट नहीं है, जीतने वाले कहां से लाओगे? इसमें अपोजिशन की माइंडसेट आपको पता चलती। और मैं मानता हूं कि 16 तारीख को इनके चेहरे उतरे हुए हमको मिलेंगे। बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजीत दादा खुशियां मनाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो रणनीति के तहत जा रहे हैं और इनके पास कोई रणनीति है नहीं। बिन ताले की चाबी लेकर फिरते मारे मारे, और ताला कहाँ है पता नहीं है, क्योंकि चाबी हमारे पास है, ठाकरे ब्रांड हमारे पास है। ये ब्रांड मतलब ही चाबी है, लेकिन कौन से ताले को लगती है उसका पता नहीं। जी जी, बस एक आखिरी सवाल ये है भाऊ कि बहुत दिन से अब शरद पवार दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या ये पहले हर चुनाव में लगभग, मैं समझता हूं आपको ज्यादा अच्छे से मालूम है, 75 के बाद तो मैं यही कहूंगा कि मुंबई में होने वाले हर चुनाव में वो किसको समर्थन दे रहे हैं, वो किस पर हाथ रख रहे हैं, और वो चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, बीएमसी में भले ही इतने ताकतवर नहीं दिखे हों वैसे सीटों में, लेकिन हमेशा उनका घर तो इसी का आशीर्वाद का केंद्र बना रहता था। जो देखो वो शरद पवार का आशीर्वाद लेना चाहता था। लेकिन अब क्या अब वो वाकई राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे दूसरे कारण, और लगातार मिलती हुई हार ने उनको निराश कर दिया, ऐसा है? नहीं, वो थक चुके हैं, उम्र बढ़ चुकी है, और अभी मुझे लगता है कि मन से भी थक चुके हैं, कुछ होप नहीं बचा है। वो अलग बात है कि जो कुछ कर रहे हैं ये अलग वीडियो का सब्जेक्ट है जी, कि अच्छा, ठीक है, पवार ने ठीक, कौन सा गेम किया है। ठीक है, ठीक बात है। मैं मानता हूं कि उन्होंने पहली बार अपनी बेटी के खिलाफ गेम किया है, ठीक है, तो और हम इसको इसलिए वो अलग अलग जी, सब्जेक्ट है। शरद ठीक है, पवार ने इस बार किसका गेम किया है? मैं मानता हूं ठीक। कि उन्होंने अपनी बेटी का ही गेम किया है, ऐसे मैं मानता हूँ। तो लेकिन चलिए एक बात फिर है, हम वो थक जी, चुके हैं, उसको कुछ उम्मीद बची नहीं है, तो जी, लड़ेंगे तो किस लिए लड़ेंगे? लड़ेंगे। जी, हाँ, एक बात है, उनके फॉलोअर्स है वो भी थक चुके हैं। अब उनकी मुंबई की जो उनकी विभागीय अध्यक्ष थी वही बीजेपी में चली गई, बीजेपी के टिकट पर लड़ने वाली है। उनके पूना के जो शहर के अध्यक्ष थे, पूना सिटी, वो जी। छोड़कर कांग्रेस में चले गए। तो बचा क्या है बोलो? हाँ, परिवार बचा है, परिवार बचा है, वो तो मैं मानता हूँ। बाकी शरद पवार, और एक बात है, ये बोलते थे कि आप कुछ समय के लिए लोगों को उल्लू बना सकते हो, जी, सारे लोगों को, सारे समय कुछ लोगों को उल्लू बना सकते हो, लेकिन सारे समय सारे लोगों को उल्लू नहीं बना सकते। इसका रियलाइजेशन, साक्षात्कार शायद हो गया है शरद पवार, और जी, इसलिए वो मानते कि चुप बैठना अच्छा है। ठीक। जी, तो धन्यवाद भाऊ, आप हमारे साथ जुड़े। तमाम दर्शकों को आपने मुंबई की उस राजनीति के बारे में बताया जो कि लोग सुनते जरूर हैं, उस राजनीति को समझते नहीं है ज्यादातर लोग कि वहां होता क्या है। उसके लिए ग्राउंड का जर्नलिस्ट होना बहुत जरूरी है, जिनकी आंखों ने इतिहास भी देखा हो,
वो खुद गवा रहे हों उतार चढ़ाव का, तो भाऊ ने हमारे तमाम दर्शकों को बिल्कुल जीवंत कर दिया 68 से लेके अब तक की रणनीतिक लड़ाइयों को। तो भाऊ एक बार फिर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपको बहुत-बहुत नमस्कार। तमाम दर्शकों से अनुरोध है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारी रीच बढ़ सके। धन्यवाद।